हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू तैयारी। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। क्वेश्चंस बहुत आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्ट्रक्चर के बारे में, इसलिए स्ट्रक्चर को डिटेल में जानना जरूरी है। सपोज ये जो किताब है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, ये डिवाइड हुआ है कुछ पार्ट्स में और सारे पार्ट्स में कुछ कुछ आर्टिकल आता है एक पार्ट को छोड़ के। ओके, वो आगे चल के हम देखेंगे। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल्स नाम का कुछ चीज़ है। बस इतना याद रखना है कि टोटल अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन नाम का किताब है वो पार्ट्स में डिवाइड है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और सारे पार्ट्स कुछ कुछ आर्टिकल को कंटेन करते हैं। ओके, और स्केड्यूल अलग से ये चीज़ है जो कि पार्ट्स के बाहर है। ठीक है, ओके। पहला पार्ट क्या है, वो प्रियम्बल है। हम धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स पढ़ते जाएंगे और ये हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन वाला वीडियो है। ओके, प्रियम्बल पहला पार्ट, उसके बाद पार्ट 1 से लेके पार्ट 22 तक, पार्ट 1 टू पार्ट 22 है। टोटल 22 कॉन्स्टिट्यूशन पे पार्ट्स लिखा गया है। ओके, जैसे कि ये पार्ट 1 आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 कंटेन करता है। पार्ट 2 आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 कंटेन करता है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 कंटेन करता है। पार्ट 4 36 से 51 कंटेन करता है। ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किया जाता है तो फिर पार्ट 22 के बाद पार्ट 24 नहीं किया जाता, या फिर आर्टिकल 395 के बाद आर्टिकल 396 किया नहीं जाता है, अल्फ़ाबेट लगा के उसको ऐड किया जाता है। जैसे कि पार्ट 4 के बाद पार्ट 4A आया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, ओके। अब स्केड्यूल्स के बाद, स्केड्यूल्स क्या है? स्केड्यूल्स टोटल 8 स्केड्यूल था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मतलब 26 जनवरी 1950 तक का 8 शेड्यूल था। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके और शेड्यूल ऐड किए, और शेड्यूल कितना हो गया? अभी 12 शेड्यूल्स है टोटल में। ठीक है, तो अभी का टोटल भी इम्पोर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तब का नंबर भी इम्पोर्टेंट है। तो इस स्लाइड में से बस इतना याद रखना है कि टोटल पार्ट 22 था, टोटल आर्टिकल 395 था और टोटल स्केड्यूल्स 8 था आफ्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ओके, ठीक है। उसके बाद अब तक का अपडेटेड जो है वो भी हमें पता होना चाहिए। वो कितना है? टोटल 25 पार्ट्स है। पार्ट अल्फ़ाबेटिकली ही ऐड होता है। 22 से 25, 23, 24, 25 करके आया नहीं है, बट पार्ट अल्फ़ाबेटिकली पार्ट 4 को एक्सटेंड किया, पार्ट 4A नाम दे दिया। ठीक है, और ऐसे आर्टिकल भी 448 है हमारा अब तक। ओके, अल्फ़ाबेटिकली ही ऐड होता है आर्टिकल भी। ओके, और शेड्यूल्स टोटल 12 है। बाकी का जो 8 से 12 तक का 4 शेड्यूल उसके बाद एक एक करके अमेंडमेंट करके ऐड हुआ। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 1 की तरफ। प्रियम्बल हम दूसरा लेक्चर में देखेंगे, उसमें कोई आर्टिकल नहीं आता है। प्रियम्बल एक पन्ने का जस्ट एक इंट्रोडक्शन या फिर समरी होता है। ओके, ठीक है। पार्ट 1, अभी पार्ट 1 में क्या लिखा गया है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में लिखा गया है। हमारा देश और उसका जो एरिया है उसके बारे में लिखा हुआ है। वो कंटेन करता है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 तक। ओके, पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। पार्ट 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, DPSP जो कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। पार्ट 4A, मैंने कहा था पिछले बार कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उसमें नया पार्ट ऐड करना होगा तो फिर अल्फ़ाबेट आगे लगाते हैं। ये एग्जाम्पल है, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A पे ऐड कर दिया हमने। वो क्या हो गया? आर्टिकल 51A। आर्टिकल 36 टू 51 DPSP पे ख़त्म था, फिर आर्टिकल 51 को एक्सटेंड किया और आर्टिकल 51 उसके बाद अल्फ़ाबेट में A लगाया। ठीक है, ओके। देन पार्ट 5 में क्या है? यूनियन गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ है। पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ है और वो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 237 तक है।
आर्टिकल 7 जो कि डिलीटेड है, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हमने आर्टिकल 7 को डिलीट कर दिया क्योंकि वो कुछ स्टेट का नाम लिखा था जो स्टेट का नाम हमें चाहिए नहीं था। ठीक है, वो आर्टिकल 238 था, वो ऑलरेडी डिलीटेड है। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में अब नहीं है, तो फिर वो पार्ट 7 है। ठीक है, 7 है और 7th अमेंडमेंट एक्ट पे ही डिलीट हुआ है। वो 7th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1956 पे। ओके, पार्ट 8 में अब पार्ट 8 यूनियन टेरिटोरीज के नाम पे लिखा हुआ है। ठीक है, 239 टू 242 आर्टिकल नंबर। पार्ट 9 जो है वो पंचायत आर्टिकल 243 टू 243 ओ तक पंचायत के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटी के नाम पे, म्यूनिसिपैलिटी 243 पी से 243 ZG तक। ठीक है, पार्ट 9B अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में लिखा है, 243H से 243 ZT तक। ओके, पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में लिखा हुआ है, 244 टू 244A आर्टिकल नंबर। ओके, पार्ट 11 सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में लिखा है, 245 से 263 तक। ओके, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बाकी का जो नीचे है वो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। एग्जाम में उतना ज़्यादा आता नहीं है और वल्नरेबल भी नहीं है। इनमें से कुछ चीज़ें एग्जाम में आता है, वो मैं आपको बताऊंगा पढ़ने के टाइम पे। ठीक है, पार्ट 12 बताता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स के बारे में, वो 264 से 300A तक है। पार्ट 13 क्या बताता है? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो भी है वो पार्ट 13 बताता है। उसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 301 टू 307। पार्ट 14 क्या बताता है? सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उसके बारे में पार्ट 14 बताता है, आर्टिकल नंबर 308 से 323 तक। पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताता है, जो भी जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए, आईएएस लोगों के लिए, सबके लिए एक एक ट्रिब्यूनल है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल करके, बाकी सबके लिए भी। उसके बारे में आर्टिकल 323A टू 323B बताता है। ठीक है, ओके। पार्ट 14 क्या बताता है? इलेक्शंस के बारे में बताता है। इलेक्शंस आर्टिकल 324 से 329A तक लिखा हुआ है। ऐसे पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस बताता है, आर्टिकल 330 से आर्टिकल 342। ये सब याद रखना है क्योंकि अगर एग्जाम में डायरेक्टली भी नहीं आ रहा है तो फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए ये टेबल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेबल को याद रखना ही है। ठीक है, ये टेबल मैं PDF लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। नोट्स के अंदर ये रहना चाहिए। ओके, और इसको रिवाइज करके जाना है प्रॉपरली एग्जाम्स के पहले। ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में है, वो आर्टिकल 343 से 351 तक है। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में है, आर्टिकल 352 से 360 तक। ऐसे पार्ट 19 मिसलेनियस टॉपिक है। पार्ट 20 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जैसे हो सकता है, उसका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 368 है। 368 पे लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है करके। हम जब पार्ट 20 पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पार्ट 21 में टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन के बारे में लिखा हुआ है, 369 टू 392 कवर करता है। पार्ट 22 जो है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टैक्स वगैरह वगैरह जो भी लिखा हुआ है। ओके, आर्टिकल 393 से आर्टिकल 395 तक। ओके, अब पार्ट एंड आर्टिकल हमारा जितना जानना था उतना ज़रूरी था, उतना पढ़ लिया हमने। उसके बाद चलते हैं स्केड्यूल्स को थोड़ा जान लेते हैं। स्केड्यूल्स के बारे में क्या है? फर्स्ट स्केड्यूल में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज एंड देयर टेरिटोरीज, मतलब स्टेट्स के भी और यूनियन टेरिटोरीज के भी एरिया क्या क्या है, वो फर्स्ट स्केड्यूल में लिखा हुआ है। सेकंड स्केड्यूल में क्या लिखा है? प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लिखा हुआ है। थर्ड स्केड्यूल में क्या लिखा हुआ है? फॉर्म ऑफ ओथ एंड एफर्मेशंस, जो भी प्रेसिडेंट जब बनते हैं तो फिर ओथ लेते हैं, PM जब भी बनते हैं तो भी ओथ लेते हैं, CM जब भी बनते हैं तो भी ओथ लेते हैं, पार्लियामेंटेरियंस ओथ लेते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स ओथ लेते हैं। ये सब थर्ड स्केड्यूल में लिखा हुआ है। फोर्थ स्केड्यूल में क्या लिखा हुआ है? प्रोविजंस है एलोकेशन ऑफ सीट्स को लेके, जो भी इलेक्शन होगा ना
वो एलोकेशन ऑफ सीट कैसे होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स में से, वो 4th शेड्यूल में लिखा है। 5th शेड्यूल प्रोविजंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में लिखा हुआ है। 6th शेड्यूल प्रोविजंस एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि 6th शेड्यूल बस 4 ही स्टेट के लिए है ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। वो 4 स्टेट है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 7th शेड्यूल में क्या लिखा है? द यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। 3 लिस्ट 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है। 8th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस के बारे में लिखा हुआ है। 9th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? प्रोविजंस एज टू वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। जो भी रेगुलेशन का वैलिडेशन के बारे में कितने दिन तक है, क्यों है, क्या है, सब 9th शेड्यूल में लिखा हुआ है। 10th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना पार्लियामेंटेरियंस के लिए, ये 10th शेड्यूल में लिखा हुआ है। 11th शेड्यूल में पावर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत्स, 3 tier गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ है। ओके। 12th शेड्यूल में द पावर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। ये रूरल के लिए 11th शेड्यूल एंड अर्बन के लिए 12th शेड्यूल। इतना याद रखना है शेड्यूल्स के बारे में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम आगे देख लेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिकली है क्या? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया कि अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो। अमेंडेबिलिटी आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। उसके हिसाब से आर्टिकल 368 ये पावर देता है पार्लियामेंटेरियंस को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। तो फिर पार्लियामेंटेरियंस पावर को मिसयूज नहीं कर सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी ये पावर दिया गया और हाई कोर्ट्स को भी ये पावर दिया गया कि आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी अमेंडमेंट हो रहा है वो वैलिड है या फिर नहीं है। तो ऐसे एक पावर स्ट्रगल दोनों के बीच में चलता गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज। अपने अपने फील्ड पे वो लोग में लॉ बनाते हैं, ठीक है। बट ये पावर ऑब्सोल्यूट नहीं है, मतलब प्रॉपर पावर नहीं है ये, क्योंकि वहाँ पे जुडिशियरी बैठा है उसको वैलिडेशन देने के लिए। अगर जुडिशियरी को लगा कि ये लॉ ठीक नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के बीच में कुछ रहा दरार, तो फिर जुडिशियरी उसको डिक्लेयर कर सकता है द लॉ टू बी इनवैलिड। ओके। बार बार इनवैलिड डिक्लेयर करने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीका निकाला जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सुप्रीम कोर्ट जो कोई भी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल के डिक्लेयर कर देगा उसको, और पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता, उसको अमेंड नहीं कर सकता। अमेंड का मतलब चेंज नहीं कर सकता। ओके। तो ये डॉक्ट्रिन के हिसाब से पार्लियामेंट पे ये चेक लगाया हुआ है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आइडियल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके। तो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सा है थोड़ा देख लेते हैं। ऊपर से उतना ज़्यादा अंदर घुसने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि याद रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितना कम एक चैप्टर में पढ़ के हमें क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो फिर इतना ही बेनिफिटेड रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन महान है, पार्लियामेंट महान नहीं है, ये एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी बेसिक फीचर है। सेक्युलर कैरेक्टर, सेक्युलर प्रियम्बल पे भी लिखा हुआ है, हम आगे जाके पढ़ेंगे प्रियम्बल वाले चैप्टर में सेक्युलर के बारे में डिटेल्स। ओके। फेडरल कैरेक्टर, फेडरल कैरेक्टर मतलब जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है वो। ओके। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, सेंटर कौन कौन से लिस्ट से बना सकता है रूल और स्टेट कौन कौन से लिस्ट से बना सकता है रूल, वो सब रूल 3 स्केड्यूल्स में दिया हुआ है। हमने स्केड्यूल्स वाले पोर्शन पे वो ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ओके।
यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये भी नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रीएम्बल में देख लेंगे हम। इंडिविजुअल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल सिटीजन, सबको फ्रीडम मिलेगा, ये भी बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, बहुत कुछ है बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, हम कुछ थोड़ा चीज़ ही देख के जाना है, क्योंकि सारे चीज़ें याद रखना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इतना ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी नहीं देता है वो, इसलिए जितना ज़रूरी था उतना हमने देख लिए। ये वीडियो को देखना है और नोट्स डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन पे नोट्स मिल जाएगा, और उसको बार बार रिवाइज करते रहना है शॉर्ट इंटरवल पे, और एग्ज़ाम के पहले दिमाग में रख के जाना है। ओके, थैंक यू गाइस।